देखो जैसे किताब है, किताब का कवर होता है और किसी महापुरुष ने कहा कि किताब को कभी कवर से जज नहीं करना चाहिए। अब किसने कहा हमें उससे मतलब नहीं है, पर बात बिल्कुल सही कही है बंदे ने। तो स्टोरी टाइम रखते हैं साइड में। आज हमारे पास है MSI का GF63 थिन, मतलब गेमिंग लैपटॉप है, GF सीरीज है पर पतली है। तो आज करेंगे इसका रिव्यू और बहुत बढ़िया चीज आपको पता लग जाएगी। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अनबॉक्स कर लेते हैं इसके कवर को। एक ब्राउन सा बॉक्स आएगा आपका, उसके अंदर से ब्लैक कलर का बॉक्स निकलेगा MSI का और यहाँ लिखा है ट्रू गेमिंग। देखो उनका कहने का मतलब है गेमिंग करनी है पर सच्चाई से, मतलब दिल से गेमिंग करनी है। ये नहीं है मतलब PUBG और BGMI खेल रहे और अपने आपको गेमर बता रहे। BGMI लवर्स अनसब्सक्राइब मत करना, सॉरी। ट्रांसपेरेंट घूंघट में निकलेगा हमारा लैपटॉप। एक निकल जाती है पावर कॉर्ड, थोड़ी बहुत पुस्तकें, और पुस्तकों के पैकेट में आपको एक HDD स्लॉट का क्लिप मिल जाएगा और एक 120 वॉट का पावर अडाप्टर। जरा इस लैपटॉप की सुंदरता को तो देख लें कैसा है। ये सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। सेटिस्फैक्शन OP लेवल। तो भाई कुछ ऐसा लैपटॉप इसके अंदर से निकलेगा। पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूं आपको। i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है, 10500H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। एक 10300H भी होता है, वो आपका 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर होता है। इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना i5 10th जनरेशन को तुम 6 कोर वाला ही मानने बैठ जाओ, अलग अलग है। RTX 3050 के अंदर मिलेगा 40 वॉट TGP वाला। एक वीडियो छोड़ के मत चले जाना भाई, मत छोड़ना। तुम परफॉर्मेंस सेक्शन देख के जाना। तुम्हें लगा 40 वॉट वाला ना हमें लेना, क्यों भाई, रुक जाओ। 8GB इसके अंदर रैम मिलेगी, 2933 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। 512GB की PCIe Gen 3 SSD आपको इसके अंदर मिलेगी और वायरलेस कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। एक छोटा सा किस्सा हुआ इस लैपटॉप को लेके मेरे साथ। MSI से मेरी बात हुई थी GF65 को लेके। तुम GF65 मांग रहे थे ना, तो उन्होंने कहा GF65 भेजना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भेज दो। अब कुछ कंफ्यूजन हो गई उनके साथ, तो गलती से GF63 आ गया। और जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन देखी 40 वॉट TGP, मैंने कहा ना भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसको रिव्यू, मेरे से होगा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं टेस्ट करता हूं, लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वैसी वीडियो बनाऊंगा कि मतलब गेमिंग सेंट्रिक नहीं बोलेंगे या कुछ करके। गलत था मैं। और इसके अंदर आपको i7 विद 3050 का ऑप्शन मिलता है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बहुत हो गई बात है, अब सीधा लैपटॉप पे आ जाते हैं। सबसे पहले बिल्ड और आउटर्स की बात कर लेते हैं। टॉप लीड आपको मेटल की मिलती है, यहाँ पे MSI का बहुत सुंदर सा लोगो बना है ड्रैगन वाला। और टॉप लीड फ्लेक्स ऑब्वियसली बहुत थोड़ा सा है, जैसे कि मेटल लीड है। और लीड ओपन करने के बाद जो इंटरनल बॉडी है, जो आपका कीबोर्ड का फ्रेम है, ये भी आपको मेटल फिनिश में मिलता है और इसका फ्लेक्स भी भाई बिल्कुल ना के बराबर है। और बॉटम लिड पीछे से आप देख सकते हो कितनी सुंदरता से बनाई है बिल्कुल। और यहाँ से ऊपर पूरा खुला खुला माहौल है, यहाँ पे वेंट्स वगैरह दिए आपको और नीचे थोड़ा कटिंग वटिंग का डिजाइन है। तो पूरी गेमिंग वाली लुक भी देने की कोशिश करी है, पतला ही बनाने की कोशिश करी है, कोशिश करी है। और नीचे के वेंट्स देख के ना कंफ्यूज मत हो जाना कि इधर से खुले छोड़े इधर से पूरे बंद है, ऐसा कुछ करके, क्योंकि इसके अंदर सिंगल फैन मॉड्यूल वाली हीट सिंक है। तो यहां से जो इनटेक होगा बेसिकली एक ही फैन है, यहां से आपका एग्जॉस्ट है पीछे की तरफ से और एक यहां से आपका एग्जॉस्ट है। और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.86 kgs है। मतलब यूजुअली गेमिंग लैपटॉप 2.2, 2.4, 2.5 kgs तक आते हैं। इट्स जस्ट 1.86 kgs। और सच में भाई मतलब एक हाथ से उठाने में, मतलब ठीक है 1.86 इतना हल्का नहीं कह सकते, बट गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप H सीरीज का प्रोसेसर है उसके हिसाब से हल्का है। और ये लैपटॉप 21.7 mm थिक है। इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस की IPS लेवल डिस्प्ले मिलती है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसकी डिस्प्ले का। 45% की NTSC है, विच इज इक्वल्स टू 67 to 68% ऑफ sRGB एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसके अंदर मिलती है। अब बहुत लोगों को सवाल होता है व्हाट इज IPS एंड व्हाट इज IPS लेवल। अब जो IPS लेवल डिस्प्ले होती है वो एग्जैक्ट TN पैनल भी नहीं कहेंगे उसको, एग्जैक्ट IPS भी नहीं कहेंगे, कुछ बीच का इन्होंने हिसाब किताब बनाया। और ये आजकल ज्यादातर लैपटॉप में आपको मिलती है। और IPS लेवल डिस्प्ले यूज करने का रीजन क्या होता है, आपको हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले कम प्राइस पॉइंट में मिल जाती है लैपटॉप में, और जो इनके व्यूइंग एंगल्स और क्लैरिटी है वो बिल्कुल IPS डिस्प्ले वाली होती है। और इस लैपटॉप की इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU से, HDMI से कनेक्ट करोगे तब भी iGPU से ही मिलेगा और टाइप सी से कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। अब थोड़ा छेदों पे नजर मार ली जाए, लेफ्ट साइड में आपको USB 3.2 टाइप A पोर्ट मिलेगा, एक आपको पावर इनपुट पोर्ट मिलेगा और एक एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है। और राइट साइड में आपको हेडफोन और माइक का जैक अलग अलग से मिलता है, दो USB 3.2 टाइप A वाले पोर्ट और एक टाइप C 3.2 वाला पोर्ट और एक RJ45 पोर्ट और एक केंजिंगटन लॉक। और पीछे की तरफ आपको मिलता है HDMI पोर्ट और पीछे आपको एक एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है। देन टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड आपको इसके अंदर मिलता है। रेड कलर की सिंगल लाइट इसके अंदर जलती है। अब जैसे कि ये 15.6 इंचेस का लैपटॉप है तब भी फुल साइज का कीबोर्ड नहीं है, तो लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ी स्पेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है और बटन्स बड़े बड़े मिलते हैं। और बड़े बटन होने की वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया हो जाता है। ट्रैक पैड थोड़ा छोटा मिलता है इसके अंदर, जो मेरे को पर्सनली, मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ट्रैक पैड मैं यूजुअली यूज ही नहीं करता, मैं सेपरेट माउस ही यूज करना प्रेफर करता हूं। और वैसे मैंने इसका ट्रैक पैड यूज करके देखा था, यूज करने में मतलब ठीक लगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका वेबकैम और माइक का टेस्ट, मैं इसके सामने खड़ा हूँ, लगभग 2 फुट की दूरी होगी, तो उस हिसाब से माइक का अंदाजा लगा लो। एज ऑलवेज 2 नंबर पे पंखा। और वेबकैम की क्वालिटी बताना मुझे कमेंट करके कैसी लगी। तो बस यही है जो, और क्या सुनते रहोगे क्या पूरी वीडियोस के अंदर ही। अब एक साउंड का सैंपल भी सुन लो।
मेरे को ना एक छोटा सा डाउट है, 2-2 वॉट के स्पीकर है इसके अंदर, और यूजुअली जितने भी लैपटॉप्स आते हैं दूसरे ब्रांड के 2-2 वॉट के स्पीकर देते हैं, तो हमेशा MSI के लैपटॉप के बाद तो लाउड कैसे होती है? ये भी तो 2 वॉट की है भाई। सच में स्पीकर बहुत लाउड है। मेरे पास भी MSI का लैपटॉप है GL63, उसके भी स्पीकर बहुत ही भयंकर है, और इससे पहले जितने भी MSI का लैपटॉप रिव्यू कर चुका हूं, स्पीकर के मामले में कभी डिसअपॉइंट नहीं करा, ना तो आवाज फटती है और लाउडनेस एक तरफा। और सॉफ्टवेयर के मामले में ऑडियो सॉफ्टवेयर में नाइमिक का ऑडियो सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर मिलता है आपका साउंड एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए, और MSI का ड्रैगन सेंटर आपको इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, बैलेंस, साइलेंट, सुपर बैटरी, यूजर, और यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग मिल जाएगी, विंडोज की वगैरह का ऑप्शन, डिस्प्ले ओवरड्राइव का, और वेबकैम का जैसे कि स्लाइडर नहीं है इस लैपटॉप में, तो आप वेबकैम यहां से ऑफ कर सकते हो, तो लैपटॉप में वेबकैम चलेगा नहीं। और वैसे F6 पे भी वेबकैम का शॉर्टकट है, यहां से भी आप ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ CPU GPU के स्टैट्स मिल जाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग अगर आपको करनी हो। अब आज अपग्रेड ऑप्शंस ऐसे ही सुन लो, क्योंकि ना तो मुझे इसकी डिसअसेंबल्ड इमेज मिली और ना मैं इसको डिसअसेंबल कर सकता था, मुझे अलाउड नहीं था। एक SSD स्लॉट मिलेगा इस वाले वेरिएंट में जो ऑक्यूपाइड होगा 512 GB SSD से। एक HDD स्लॉट भी है जो फ्री है, जो आप बाद में लगा सकते हो। और रैम के मामले में 2 स्लॉट मिलते हैं, एक ऑक्यूपाइड मिलेगा 8 GB रैम से, और मैक्सिमम 64 GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब 32 GB की 2 रैम लगा के डुअल चैनल में 64 GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो, जो कि की हाईलाइट है इस लैपटॉप का रैम अपग्रेड के मामले में। मतलब इससे तगड़े से तगड़े लैपटॉप भी मैक्सिमम 32 GB तक सपोर्ट करते हैं, ये 64 कर रहा है, कह रहा भाई साहब मैं दुनिया से अलग हूं। और इस लैपटॉप की अगर बैटरी के बारे में बताऊं तो 51 वॉट आवर की बैटरी आपको इसके अंदर मिलेगी, और मैंने इसका बैटरी बैकअप टेस्ट करने के लिए 60 हर्ट्ज पे कर दिया था इसको, बैटरी सेवर मोड पे डाल दिया था, कीबोर्ड की लाइट ऑफ कर दी थी, और 50% स्क्रीन ब्राइटनेस। उसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, थोड़ा बहुत ऐसे ब्राउजिंग, सर्फिंग वगैरह, यूट्यूब वगैरह चला लिया, उसके अंदर मेरे को 4.5 से लेके 5 घंटे का बैकअप मिला है। अगर आप उससे थोड़ा और एवरेज में चले जाओगे तो मैक्सिमम 7 आवर्स तक का बैकअप ये दे सकता है। यूसेज पे डिपेंड करता है, मेरी यूसेज थोड़ी सी एक्सट्रीम हो गई थी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह, तो उसमें ज्यादा CPU कंज्यूम करता है। वैसे बैटरी बैकअप के मामले में भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया इसने मेरे को। बहुत हो गई लैपटॉप की बातें, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 टेस्ट हमने इसके अंदर किया, 6958 मल्टी कोर स्कोर निकला, 1170 सिंगल कोर स्कोर, और वहीं Geekbench 5 का CPU स्कोर गया 5143 मल्टी कोर स्कोर और 1162 सिंगल कोर स्कोर। तो जो Cinebench R23 और Geekbench 5 है, ये बेसिकली CPU के स्कोर्स होते हैं। तो CPU परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें 11500H तो Ryzen 5 4600H के अगल बगल की परफॉर्मेंस मिलती है। तो CPU को तो मैं बढ़िया कहूंगा, इंटेल ने अपग्रेड किया है 10500H में, 6 कोर का CPU निकाला है और परफॉर्मेंस भी अच्छी करी है। 3D Mark टाइम स्पाई टेस्ट हमने इसके अंदर किया, जिसका टोटल स्कोर 4000 पॉइंट्स निकला, 3896 GPU स्कोर निकला और 4715 CPU स्कोर निकला। अब क्या क्या कर सकते हैं सबके हिसाब से बताता हूं। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊं तो 1080p जैसी मर्जी कर लो। मैंने Ryzen 5 4600H वाले लैपटॉप पे भी एडिट की है, और मैंने इस लैपटॉप पे भी एडिट करके देखी है, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है 1080p पे। 4K आप बेसिक कर सकते हो, 4K कर लोगे बेसिक, ज्यादा लेवल की नहीं, मतलब मल्टी लेयर करते ही फिर तो टाइमलाइन लैग होने लगेगी। अब हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप भी है, पतला भी है थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप। तो कॉलेज और स्कूल वाले बच्चे तो सबसे ज्यादा इसकी तरफ भागेंगे, तो कॉलेज वर्क के लिए चाहिए बेसिक, जो मर्जी करो यार, तगड़ा प्रोसेसर है, कोई भी मल्टीटास्किंग करनी है, डिफरेंट टैब्स खोलने हैं, स्टडी मटेरियल रखना है आपको, सब काम बढ़िया कर देगा एकदम स्मूथ। फिर वही कॉलेज वालों के हिसाब से बताऊं, कोडिंग एप्स आराम चला सकते हो, जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, बाकी C++ जावा में तो वो तो डुअल कोर में भी लॉन्डे चला रहे हैं आजकल के, तो कोडिंग के मामले में भी कोई टेंशन नहीं है, ले सकते हो। और जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले लोग हैं उनके लिए एक चीज बता दूं, जैसे अभी परचेज करते हो इस वाले वेरिएंट को, तो आपको रैम अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी, 16 GB कम से कम करा लेना। बाकी 3050 आपका और 6 कोर का प्रोसेसर मीडियम लेवल का तो काम करवा देगा, बट उससे ऊपर का अगर आपको करना है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि पावरफुल मशीनरी चाहिए होती है। हाँ जी, स्ट्रीमर्स के बहुत सवाल थे, सिंगल पीसी स्ट्रीम आप करके दिखाया करो लैपटॉप्स की। तो अब से आगे जितने भी लैपटॉप रिव्यू होंगे सबके अंदर हम स्ट्रीमिंग टेस्ट भी करेंगे, मैंने इसके अंदर भी करा है। एक बार आप स्ट्रीमिंग टेस्ट पे नजर मार लो, फिर गेमिंग टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम स्ट्रीमिंग टेस्ट करने के लिए OBS स्टूडियो यूज कर रहे हैं, और मेरी स्ट्रीमिंग ऑलरेडी चालू है, आप लेफ्ट साइड फोन पे देख सकते हो, मैंने अपनी स्ट्रीम ऑन कर रखी है। और ये कुछ सेटिंग्स है मेरी स्ट्रीमिंग की जो आप देख सकते हो सामने। जो हमारा रेजोल्यूशन है वो बेस और आउटपुट दोनों 1080p है, और 1080p 60 की लाइव स्ट्रीम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हम गेम कैप्चर यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले कैप्चर नहीं। जो भी लोग सिंगल पीसी स्ट्रीम करते हैं स्पेसिफिकली, तो वो गेम कैप्चर ही यूज करना, कोई भी डिस्प्ले कैप्चर मत यूज करना। आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। अभी हम गेम कैप्चर यूज कर रहे हैं और FPS आप देख सकते हो अराउंड 60 to 70 FPS हमारे को एवरेज मिल रहे हैं, और बहुत ही स्मूथ गेम प्ले है, और सिंगल पीसी स्ट्रीम हो रही है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो स्ट्रीम हमारी चल रही है फोन पे। और यहीं पे अगर हम गेम कैप्चर को हटा के डिस्प्ले कैप्चर यूज करते हैं ना अपना, या डिस्प्ले कैप्चर में क्या होता है, मतलब जो पूरा पीसी जो हमारा चल रहा है एज इट इज, जैसे OBS स्टूडियो है, जो भी सामने चीजें आ रही हैं, ये सारी की सारी स्ट्रीम पे एज इट इज दिखाई देंगी। उसके अंदर आप देख लो FPS हमारे घट के 60-70 से 40-50 के बीच में आ चुके हैं। तो गेम कैप्चर यूज करना फॉर बेटर आउटपुट। और अगर GTA 5 का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखना है आपको ऑफ स्ट्रीम और ऑन स्ट्रीम का, तो सामने देख सकते हो ये ऑफ स्ट्रीम गेम चल रहा है, हमारे को अराउंड 70 to 80 FPS मिल रहे हैं,
और वहीं अगर स्ट्रीम ऑन करते हैं तो 60 to 70 के बीच में एफपीएस मिलता है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 10 से 15 एफपीएस घट जाते हैं अगर आप सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग करते हो। ये हमारा वैलोरेंट है जिसमें ऑन स्ट्रीम हमारे को अराउंड 80 to 90 एफपीएस मिल रहे हैं, और वहीं अगर हम ऑफ स्ट्रीम करते हैं तो 130 140 एफपीएस अप्रॉक्स मिलता है। मतलब 100 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं, 110 से ऊपर। और ऑन स्ट्रीम में आप देख सकते हो 80 90 से ऊपर एफपीएस बहुत कम जगह जा रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा चलो वॉरजोन भी कर लेता हूँ। लाइव स्ट्रीम पे बहुत लोग वॉरजोन खेलते हैं। 60 to 70 एफपीएस मिल रहे हैं हमारे को ऑन स्ट्रीम, और ये हमारी ऑफ स्ट्रीम परफॉर्मेंस है। यहाँ पे हमारे को 80 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा ऑन स्ट्रीम पे कितने एफपीएस घटेंगे। आपके पास कोई भी लैपटॉप है, आपको सिंगल पीसी स्ट्रीम करनी है, मैं कहूंगा 6 कोर का प्रोसेसर और 4 जीबी का जीपीयू होना चाहिए, तो कुछ बढ़िया आप स्ट्रीम कर सकते हो। उसके अलावा आप देख लो 10 से 15 एफपीएस का डिफरेंस आ जाता है। तो यही 3 गेम मैंने इंक्लूड करे स्ट्रीमिंग टेस्ट के लिए। और कोई गेम इंक्लूड करवाना चाहते हो नेक्स्ट टेस्ट से तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा। तो अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, गेमिंग। 30 50 40 वॉट वाला सबको लग रहा होगा क्या ही करेगा क्या नहीं करेगा। गेमिंग टेस्ट पे नजर मारो, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले हमने खेला वैलोरेंट, और वैलोरेंट को रखा हमने हाई सेटिंग्स पे, और जो मैच हमने लगाया यहाँ पे अनरेटेड लगाया। मैं अभी भी वैलोरेंट में बताता हूँ, वैलोरेंट में भाई परफॉर्मेंस अलग अलग मैच के हिसाब से अलग अलग आती है, और कभी कभी सेम मैच भी हो तब भी अलग अलग आती है, क्योंकि वैलोरेंट के भाई नशे अलग हैं, और ये सारा सर्वर के हिसाब से चलता है। तो इसकी परफॉर्मेंस अभी अपने सामने देख लो, कुछ 130 140 एफपीएस आपको मिल रहे हैं। सीपीयू जीपीयू टेम्परेचर एकदम बढ़िया ठंडक में चल रहे हैं। और सीपीयू पे एक चीज पे गौर करना, आगे वाले सारे गेम में बार बार नहीं बताऊंगा। सीपीयू टेम्परेचर जैसे ही 70-75 डिग्रीज के आसपास जाता है, सीपीयू की क्लॉक स्पीड अपने आप कम हो जाती है। रीजन यही है क्योंकि गेमिंग वाला थिन लैपटॉप है, सिंगल फैन मॉड्यूल है इसके अंदर, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो इसके टेम्परेचर है वो लॉक किए हुए हैं ताकि उससे ऊपर ना जाए, वरना इशू भी हो सकता है। पर गेमिंग में 1% भी परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस नहीं हो रही, यहाँ पे बढ़िया तरीके से गेम प्ले आ रहा है, आप अपने सामने देख सकते हो। और जीपीयू वैलोरेंट में इसलिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि जीपीयू पे ज्यादा लोड आता नहीं है, सीपीयू बेस्ड गेम है, और उस हिसाब से मतलब ओवरऑल बढ़िया ऑप्टिमाइज होकर चल रहा है। फिर हमने गेमिंग टेस्ट की लिस्ट में बैटलफील्ड 5 को भी इंक्लूड कर लिया, मीडियम सेटिंग्स में हमने चलाया था, और आप यहाँ पे देख सकते हो 55 to 60 एफपीएस हमारे को आराम से मिल रहे हैं। भाई 30 50 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड है ये, और वो भी मात्र 40 वॉट वाला, लेकिन परफॉर्मेंस एक तरफा है। जीपीयू का टेम्परेचर 80 प्लस जा चुके हैं, बट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी थ्रॉटलिंग वगैरह नहीं हो रही। बाकी सीपीयू टेम्परेचर आप देख लो, वही 75 76 जैसी पहुंचता है, एकदम से सीपीयू क्लॉक स्पीड कम होती है, टेम्परेचर फिर से कम हो जाते हैं। तो ये जो क्लॉक स्पीड कम होने वाला सीन है, ये टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन के लिए उन्होंने करी है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारे को बढ़िया मिल रही है। फिर मैं सोचा चलो वॉरजोन टेस्ट कर लेते हैं, और वॉरजोन में मैं सेटिंग्स दिखानी भूल गया। सेटिंग्स वही रिकमेंडेड थी जो मीडियम और हाई का मिक्सचर होता है, 30 50 के हिसाब से उठा लेता है गेम अपने आप। और डीएलएसएस यहाँ पे मैंने रखा हुआ था ऑन, और डीएलएसएस क्यों ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को आरटीएक्स कार्ड है, वहां हमारे को डीएलएसएस का फायदा मिलता है, और 70 to 80 एफपीएस हमारे को यहाँ पे आराम से मिल रहा है। तो गेम प्ले एकदम स्मूथ है, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, मेरे को तो लग रहा था 40-50 एफपीएस भी मुश्किल ही देगा ये, लेकिन इसने तो भाई तहलका ही मचा दिया। मतलब अब मेरे को समझ आ गया कि नंबर पे भरोसा नहीं करना, परफॉर्मेंस पे भरोसा करना है। फिर आता हमारा असासिन्स क्रीड वैलहल्ला, मीडियम सेटिंग पे टेस्ट किया हमने, और यहाँ मीडियम सेटिंग्स पे भी 55 to 60 एफपीएस हमारे को मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो भी ऊपर स्टैट्स चल रहे हैं वो आप देख लो, अब बार बार मैं क्या ही बोलूं। फिर मैं अगर GTA 5 टेस्ट नहीं करता तो मुझे बहुत बढ़िया गालियां पड़ती हैं। तो GTA 5 को हमने रेकमेंडेड सेटिंग पे टेस्ट किया, जो वेरी हाई और हाई का मिक्सचर हमारे को आराम से मिल जाता है 30 50 के अंदर। और GTA 5 के अंदर 80 प्लस FPS विद इन सिटी, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि दे देगा। 80 90 मिल रहे थे, बाकी वरना 70 अप्रॉक्स तो मिल ही रहे थे एवरेज FPS, और ये बहुत बड़ी बात है एक 30 50 के लिए, वो भी 40 वॉट वाले, जिसमें सीपीयू की क्लॉक स्पीड भी देख लो प्रॉपरली यूज भी नहीं हो पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन। स्टिल इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, MSI ने दिल जीत लिया हमारा। फिर बारी आती है रेड डेड रिडेम्पशन 2 की। बैलेंस प्रीसेट पे हम टेस्ट कर रहे हैं, जो लोवेस्ट वाला बैलेंस प्रीसेट है, क्योंकि 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड है, जैसे इसके ऊपर हम प्रीसेट बढ़ाएंगे फिर वो VRAM को क्रॉस कर जाता है, तो इस वजह से हम बैलेंस प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। और रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अंदर 50-55 एफपीएस अप्रॉक्स मिलते हैं 30 50 के अंदर, बट 40 वॉट वाले में भी इतने मिल रहे हैं, वो मेरे को उम्मीद नहीं थी। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है लैपटॉप की बहुत सही है, इसके भी आप टेस्ट पे नजर मार लो, मैं आप क्या ही बोलूं आगे। फिर हमने टेस्ट किया फार क्राई 5 अल्ट्रा प्रीसेट पे, और अल्ट्रा प्रीसेट पे 60-65 एवरेज एफपीएस हमारे को आराम से मिल रहे थे। स्मूदर गेम प्ले, बढ़िया परफॉर्मेंस। बाकी स्टैट्स के बारे में मेरे को कुछ बार बार रिपीट नहीं करना, वो आप अपने सामने देख ही सकते हो।
फिर हमने टेस्ट किया साइबरपंक, मीडियम सेटिंग्स पे रखा था, DLSS को ऑटो मोड पे, और इसके अंदर तो भाई ये अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस सरपास कर गया। 45 to 50 अप्रॉक्स FPS मिल रहे थे, कहीं कहीं जगह तो 55 प्लस भी जा रहे हैं। तो मैं तो देख के हैरान रह गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। और बाकी जो ऊपर के स्टैट्स आप देख लो, GPU कंजम्पशन प्रॉपर 40 वॉट तक पीक जा रहा है, 40 वॉट से ऊपर नहीं जा रहा, और बाकी CPU यूसेज तुम्हारे सामने है। उसके बाद मैंने सेटिंग सेम रखी थी, मीडियम प्रीसेट था, साथ में RTX को भी ऑन कर दिया था मैंने। RTX को मीडियम प्रीसेट पे ऑन किया था, अल्ट्रा नहीं, वरना तो फिर ये खत्म हो जाता। अब उसमें भी आप देख लो 30 प्लस FPS मिल रहा है, और 30 प्लस FPS अगर हम स्टोरी गेम्स में देखते हैं तो भाई प्लेएबल माने जाते हैं। तो ओवरऑल भाई लैपटॉप की परफॉर्मेंस इज टोटली सेटिस्फाइड। मतलब अगर आप कैजुअल गेमिंग भी करना चाहते हो और कैजुअल से थोड़ा और ऊपर वाला भी लेवल मान लो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत सही चॉइस बन सकता है। तो देख ले, सब कुछ पता लग गया। नंबर इज नॉट एवरीथिंग भाई। मतलब कोई आज हमारे से पूछे ना कि बेटर नंबर्स या फिर बेटर परफॉर्मेंस, आई विल से बेटर परफॉर्मेंस जब तक टेस्ट ना कर लूं। तो मेरे से बहुत सारे लैपटॉप पूछते हो कि भैया ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। पहले फिर भी एक आधा मैं बोल देता था स्पेसिफिकेशन देख के या लैपटॉप देख के कि अच्छा होगा। आज के बाद नहीं बोलूंगा भाई, जब तक रिव्यू नहीं करूंगा तब तक बताऊंगा नहीं तुम्हें लेना है नहीं लेना है। तुम्हारी मर्जी है, लेना लो मत लो। तो अब तुम्हारा ये सवाल होगा लेना चाहिए या नहीं। 85 या शायद 86,000 इसकी प्राइसिंग है, जो अभी फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है, पर कमिंग सून है, अभी आया नहीं है लैपटॉप, अभी ये लॉन्च होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको कैजुअल गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए और हाई एंड काम भी करने हैं, मतलब हाई एंड वही 6 कोर में जो हो जाता है, जो बताया मैंने आपको परफॉर्मेंस में, तो आप आराम से ले सकते हो। मैं तो कहूंगा बढ़िया है। जैसे ज्यादा चीजों को छोटी चीज में फिट किया जाता है। अब ऐसे इंटेल ईवो वाले लैपटॉप क्यों 1.5 लाख रुपए के? अब स्पेसिफिकेशन वाइज दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करें तो हाँ वैसे महंगा है, बट 1.86 kg भी तो है ना। वो चीज भी दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि जब चीज को थोड़ा कॉम्पैक्ट किया जाता है और ज्यादा परफॉर्मेंस देनी होती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। और एक लास्ट सवाल MSI की सर्विस को लेके, मैं पर्सनली कहूंगा सिर्फ MSI की सर्विस नहीं, हर ब्रांड की सर्विस मैटर करती है सिटी टू सिटी। क्योंकि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास हर तरीके का लैपटॉप है। मैं स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट होता है किसी ब्रांड की सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है किसी शहर में, किसी ब्रांड की सर्विस बहुत ही खत्म है किसी शहर में। आप गूगल पे रिव्यूज पढ़ लो दूसरे ब्रांड के, हर किसी के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स मिल ही जाएंगे। और एक और वारंटी से रिलेटेड चीज, MSI में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। प्रेजेंटली आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा लैपटॉप लेके अगर कुछ दिक्कत आती है, और इनकी ऑन साइट वारंटी भी बहुत जल्द आने वाली है। जैसे दूसरे ब्रांड्स में होता है, कॉल करो बंदा घर पे आएगा, घर पे ठीक होगा, घर पे ठीक हो जाएगा, वरना अपने साथ ले जाएगा और फिर आपको देके भी जाएगा। तो यही था इस लैपटॉप का पूरा रिव्यू। कोई भी सवाल हो कमेंट करके जरूर पूछना। सब्सक्राइब कर दो, देखो लाल वाला बटन ग्रे दिख रहा है, अच्छा ग्रे है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो। जिसका लाल है वो ग्रे करके जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना था। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।